जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग फिर वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अपने आर्मी का जो एग्जाम वहाँ पे लगे थे और जीडी के एग्जाम में जितने भी हमारे कई सारे एआरओ में जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करें। क्योंकि दोस्तों जब हम मान लो जीडी की तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं तो हमें वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जैसे कि हमारे पेपर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। हमें इधर उधर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी। जो हमारे पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एआरओ में पूछे गए हैं और जो बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट वहां पे होते हैं, वो सारे क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करना और उनके कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अगर आया तो कौन सा क्वेश्चन और हमसे यहाँ पूछा जा सकता है, वो भी सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अपना साइंस आता है, क्योंकि जब अपना आर्मी जीडी का वहाँ पेपर लगता है, जो पहला अपना पार्ट होता है वो साइंस का होता है। पहले हम उसके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा दानापुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। और क्या पूछा गया आपसे कि ये बताओ न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल यहाँ पे लगता है। तो कौन सा नियम है? यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे ये दिए गए। अब बताओ वो कौन सा नियम है जो कि आपका दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? ये चार ऑप्शन दिए गए, पहला नियम, चौथा नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, कौन सा नियम है? तो आप क्या बता देंगे? ये न्यूटन का आपका कौन सा नियम हो जाएगा? तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट भी करते चलना और इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा जो आपका स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। इसमें हाई लिख के मैसेज करेंगे, आपके पास एक व्हाट्सअप ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन करा। इसकी मैं पीडीएफ वहाँ पे आपको डेली डाल दूंगा। आपके पास ये सारे क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। और दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कितने नियम दिए आप बताएंगे? न्यूटन ने 3 नियम वहाँ पे दिए थे। कौन कौन नियम? जो न्यूटन का पहला नियम है वो क्या होता? वो जड़त्व का नियम था। सेकंड नियम क्या था? जो संवेग की परिवर्तन की दर वाला नियम, आपका सेकंड नियम आ जाता है। और थर्ड रूल क्या होता है? थर्ड रूल ये था कि आप क्रिया प्रतिक्रिया का बल, यानी आप किसी वस्तु पर जितना बल वहां पे लगाते हैं तो वो वस्तु भी आप पे विपरीत दिशा में उतना ही बल वहां पे लगाता है। तो ये न्यूटन तीनों नियम आप यहाँ पे याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि ये बताओ, अच्छा, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। अब ये बताओ, ये जब भोपाल एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसमें उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये रूल वहां पे दिया। तो हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इन चार ऑप्शन अब बताइए राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या राइट आंसर हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि भोपाल एआरओ में क्वेश्चन पूछे। तो ये हर क्वेश्चन आपके पेपर जो बार बार रिपीट होते वो सारे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन देखना कि आप इनके आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, क्या दिक्कत वहां पे देखने मिली। एक बार प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे आप करिएगा हर क्वेश्चन की। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? अभिलक्षण नहीं है। पहला क्या है? प्रगामी, दूसरा यांत्रिकी, तीसरा है विद्युत चुंबकीय और चौथा है अनुदैर्ध्य। तो राइट आंसर इसका आप क्या बता देंगे? पहले आप दिमाग में सोचो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। ये आपका जयपुर एआरओ में हर क्वेश्चन वही कराऊंगा जो कि आपकी, क्योंकि होता है क्या ना, एक एआरओ क्वेश्चन हमारे दूसरे एआर में बहुत बार रिपीट होता है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे होती है ना, कौन सी तरंगे? जो आपके ध्वनि तरंगे होती है, इनके गुण क्या होते हैं ध्वनि तरंगों के? तो गुण क्या बताएंगे? इसका मुख्य गुण क्या होता है? एक, जैसे ये भी ध्यान रखना, एक गुण क्या होता है जैसे प्रगामी, एक गुण इसका प्रगामी होता है। दूसरा गुण क्या होता है? इसका यांत्रिक। दूसरा गुण क्या हो जाएगा? इसका यांत्रिक हो जाएगा। और तीसरा गुण क्या होता है? इसका अनुदैर्ध्य होता है। तीसरा गुण क्या होता है? ये आपका
अनुदैर्ध्य, ये 3 गुण यहाँ पे आपके होते हैं ध्वनि तरंगों के। तो इसका गुण पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आप क्या बता देंगे, विद्युत चुम्बकीय, इसका गुण वहां पे नहीं होता है। ये ध्वनि के 3 गुण याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है। अब ये गुण मान लो कोई देगा, अगर गुण पूछा भी जाएगा तब भी आप इसका राइट आंसर यही हम यहाँ पे कर देंगे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। अब उसका उपकरण का नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा रायपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब बताओ इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप क्या बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताएंगे क्या, बैटरी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी यानी बैटरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी यहाँ पे जो आपका ये यूडियोमीटर दिया गया ना, यूडियोमीटर क्या करता है, यूडियोमीटर क्या करेगा, आप यहाँ पे क्या बताएंगे यूडियोमीटर में, कि यो आपका होता है भौतिकी या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैसों के मिश्रण की मात्रा को मापता है। कौन मापता है, ये बताएंगे आप, यूडियोमीटर वहां पे मापता है। इसका राइट आंसर बैटरी आपका हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि टेस्ला किसकी इकाई है। अब बताओ जो टेस्ला है किसकी इकाई है, विद्युत की है, चुंबकीय है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की होती है, धारिता की होती है। तो टेस्ला किसकी इकाई हो जाती है, तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ये लखनऊ एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो किसकी इकाई बता देंगे, आप बताएंगे चुंबकीय घनत्व, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और 1-2 पॉइंट और दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बता दो हमें तो जो इसका चुंबकीय, क्या बताएंगे आप, अगर कभी क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक आप बता दो क्या हो जाएगा। या फिर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या चीज, आपका जो चुंबकीय, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक बता दो क्या हो जाएगा। या फिर आपसे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय घनत्व का, या फिर क्या पूछ लिया जाए आपका, एक और नोट कर लेना जो कि आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता, अगर कभी आपसे चुंबकीय घनत्व का पूछ लिया जाए, इनका बताओ एसआई मात्रक क्या होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे अभी इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक आप कितना बता देंगे, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या बता देंगे। यहाँ पे एक चीज ये याद रखिएगा, वेबर, यहाँ पे वेबर याद रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की कभी अगर बात करेगा तो आप क्या याद रखेंगे, आप यहाँ पे याद रखिएगा फ्लक्स याद रखिएगा। और चुंबकीय घनत्व में क्या याद रखेंगे, यहाँ पे आप एक चीज ये याद रखिएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों आप एक बार याद करना, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, जो कि आपके लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका उसमें 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं हमारे, ठोस बर्फ, शुष्क बर्फ है, जमी हुई बर्फ है, सामान्य ताप पर बर्फ है, या सफेद बर्फ है। तो आप सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप क्या, शुष्क बर्फ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बताओ किसका नियम है, ये भी हमारा दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं आपके पेपर में, तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे क्या, बॉयल का नियम है। किसका नियम है, बॉयल का नियम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो दिया जा रहा है यहाँ पे गैर लुसाक का नियम, तो गैर लुसाक का नियम क्या कहता है, ये नियम आपका कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती आपका होता है। ये कौन नियम बोलता है, ये आपका गैर लुसाक का नियम यहाँ पे आपका बोलता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं।
जो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, कितने तत्व इसमें मौजूद हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा है हमारा 5। ये भोपाल एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने तत्व मौजूद हो जाएंगे? हम बताएंगे 2 तत्व मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं दोस्तों यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। और दोस्तों ये कौन से 2 तत्व अगर पूछ लिया जाए, आखिर ये 2 तत्व होते कौन से हैं? तो 2 तत्व आप यहाँ पे कौन कौन से बोलेंगे? आप जैसे पहला तत्व हमारा क्या बता देंगे? पहला आप बताएंगे हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा होता है? पहला तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। और दूसरा तत्व क्या हो जाएगा? आप बता देंगे हीलियम। दूसरा तत्व क्या होता है आपका यहाँ पे? हीलियम। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? ये आपका हाइड्रोजन संकेत होता है और ये आपका He किसका होता है? हीलियम का संकेत आपका हो जाता है। और दोस्तों हीलियम के बारे में एक पॉइंट ये भी याद करना, जो आपको ये हीलियम तत्व है, इसका एक पॉइंट ये याद करना कि हीलियम आपका क्या होता है? उत्कृष्ट, जो आपकी उत्कृष्ट गैसें होती हैं। कौन सी गैस है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस के समूह का प्रथम तत्व भी होता है। जो आपका हीलियम गैस होती है, ये उत्कृष्ट जो गैसें आपकी होती हैं, उनका ये प्रथम तत्व भी आपके यहाँ पे होता है। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन हमारा आता है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे? अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो आप क्या बता देंगे? उस समय हमें केवल 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो मेंडलीव की द्वारा जो बनाई गई आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी वहां बनाई थी, उसके बारे में 1-2 पॉइंट ये याद लिख लेना। पहला पॉइंट ये आप लिखना कि इसमें जो वर्ग कितने थे, ये भी क्वेश्चन पूछा, वर्ग कितने थे या इसमें आवर्त कितने थे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी वहां बनाई थी, तो उसमें वर्गों की संख्या क्या थी या उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी। तो अगर वर्ग पूछेगा तो वर्ग हम बता देंगे 9, इसमें आपके वर्ग हो जाएंगे। आवर्त कितने हो जाएंगे? आवर्त में आप बताएंगे 7 आपके आवर्त हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आप इसका याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? जो तेल का होता है वनस्पति में रूपांतरण आपका क्या कहलाता है? जब ये क्वेश्चन आपके पूछा गया तो ये क्या कहलाएगा? ये भोपाल एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? ये आपका हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? ये वह अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त यौगिक हाइड्रोजन के साथ संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोजनीकरण आपका कहलाता है। ये भोपाल एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, आपका अगला जो क्वेश्चन आता है जयपुर एआरओ में, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। अब इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि कोशिका किसी जीव का जीवित भाग है। जीवित भाग कैसा भाग है? बताओ, सबसे बारीक, सबसे छोटा, सबसे पतला, सबसे लंबा, कैसा भाग हो जाएगा? ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप इसका राइट आंसर कितना बताएंगे? तो हम इसका राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन बी, ये सबसे छोटा भाग है। ऑप्शन बी सबसे छोटा भाग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कुछ पॉइंट दोस्तों यहाँ पे और आप याद रखिएगा। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका होती है, ये बताओ कोशिका की खोज किसने की, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सर्वप्रथम अगर आपसे क्वेश्चन एक ये पूछा जाए, ये बताओ सर्वप्रथम जो आपकी जीवित कोशिका थी, क्या जीवित कोशिका की खोज किसने की। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका बताओ क्या है? सबसे छोटी कोशिका आप बता दो क्या है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे
बड़ी कोशिका बता दो क्या आपकी होती है। तो ये सारे पॉइंट वो हैं जो अक्सर हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे थे। अगर ये कोशिका क्वेश्चन आया है, तो ये सारे पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से हमारे पेपर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये भी सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद करिएगा कि कोशिका की खोज किसने की है। तो आप क्या किसका नाम बताएंगे, आप यहाँ बताएंगे किसका नाम, रॉबर्ट हुक। किसका नाम बता देंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और इसकी खोज कब की थी, अगर सन भी आपसे पूछ लिया जाता, आप बताते 1665 में इसकी खोज वहां पे की थी। अब बताओ सर्वप्रथम आपकी जीवित कोशिका जो थी, इसकी खोज किसने की। तो यहाँ पे किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे लुईन हॉक। लुईन हॉक का नाम हमें यहाँ पता होना, किसका नाम बता देंगे, लुईन हॉक का नाम पता होना चाहिए। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी बताएंगे, माइकोप्लाज्मा। कौन सी बताएंगे, ये बताएंगे माइकोप्लाज्मा का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। और ये बताओ विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका आप किसका बता देंगे, जो आपका शुतुरमुर्ग होता है, कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे का नाम आप यहाँ पे लेना। ये सारे पॉइंट आप एक बार क्लियर कर लेना, याद कर लेना, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना, आपके एग्जाम के लिए जरूरी आपके यहाँ पॉइंट हो जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्या, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है। तो जो आगे प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन सा तरल पदार्थ होता है, ये हमसे पूछा गया था आपका रायपुर एआरओ में। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएं क्या होता है, वो कोशिका द्रव्य होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो पॉइंट दिए गए ये भी सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर ये बताओ माइट्रोकांड्रिया क्या होती है, माइट्रोकांड्रिया क्या होती है, इसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, और जिसके कारण माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ये पॉइंट याद करना, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस ये कहा जाता है। ये पॉइंट इसका याद करना। और दोस्तों यहाँ पे जो क्रोमैटिन है ना, क्रोमैटिन होते क्या होती है, क्रोमैटिन जो होते हैं ये जलिका, यह आपका डीएनए एवं प्रोटीन से बनी रचना होती है। ये किसकी बनी होती है, तो आप यहाँ बताएंगे ये आपकी डीएनए और प्लस प्रोटीन, क्या बता देंगे, ये आपकी जो डीएनए होता है और जो प्रोटीन होता है, इनकी बनी क्या होती है, इनसे बनी एक ये रचना आपकी होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं कि जो आपकी कोशिका का पावर हाउस कौन होता है, हम बताएंगे माइट्रोकांड्रिया बता देंगे। और ये बताओ क्रोमोटेन कौन सी होती है, ये क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन की बनी एक आपकी रचना होती है। तो ये दोनों पॉइंट इसके याद करना, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। तो कितने पथ निर्मित होते हैं, कितने पथ आप बता देंगे, कितने पथ निर्मित होते हैं। तो हम क्या बताएंगे, ये बताएंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, अब वो पॉइंट आप सभी को यहाँ पता होने चाहिए। देखो एक चीज ये बता दो, जो आपका जाइलम क्या होता है, जाइलम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, जाइलम क्या है। एक अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका फ्लोएम होता है, क्या होता है, फ्लोएम होता है, ये क्या होता है, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जाइलम फ्लोएम, ये दोनों क्लियर रखना। मैं इनको बता देता हूँ क्या चीजें हैं आखिर। तो दोस्तों जो आपका जाइलम है, जाइलम एक पॉइंट ये याद करना, इसे आपका जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम क्या कहते हैं, जल संवहन ऊतक। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा जल संवहन ऊतक कौन सा है, तो हम किसका नाम बताएंगे, जाइलम का नाम आप यहाँ पे बताइएगा। और दोस्तों जो आपका ये फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम के बारे में क्या याद करेंगे कि यह जो वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है, जिसके द्वारा पत्तियों से भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाता है। जैसे पत्तियां होती हैं, पत्तियां मान लो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाई, अब ये वो केवल भोजन के पत्तियों के पास तो रहेगा नहीं, वो भोजन प्रत्येक भाग में पौधों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये करेगा फ्लोएम करता है।
ये कौन करेगा, फ्लोएम करता है। ये चीज यहाँ पे याद कर रखिएगा। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इसे जल संवहन ऊतक कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछेगा जल संवहन ऊतक कौन सा है, हम बताएंगे जाइलम। और फ्लोएम के बारे में बता ही दिया क्या काम इसका फ्लोएम वहां पे करता है आपका। अगला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली की बनी होती, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली की बनी होगी, ये आपका दानापुर एआरओ में पूछा गया था। आप क्या बताएंगे, ये आपकी 2 झिल्ली की बनी होती। कितनी झिल्ली की, 2 झिल्ली की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसे आपका यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये दोनों चीजें इसके माइटोकॉन्ड्रिया के आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को से अलग किया जाता है। किससे आपका ये अलग किया जाता है, ये हमसे यहाँ पूछा गया। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, क्या राइट आंसर आप यहाँ पे इसका बता देंगे। तो राइट आंसर आप इसका क्या बताएंगे, ये आप बताएंगे क्या, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या चीज, अगर एक ये हमें बताओ कि जो आपका केंद्रक होता है, अब ये बताओ जो केंद्रक के अध्ययन को, केंद्रक के, अब एक चीज ये बताओ जो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो केंद्रक के अध्ययन को आप क्या कहेंगे यहाँ पे, तो आप बता देंगे इसका कैरियोलॉजी। तो हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, कैरियोलॉजी। आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिए, क्या बोलेंगे, कैरियोलॉजी ये आपका कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका कोशिका का अध्ययन, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ अच्छा, कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का जो आपका अध्ययन होता है, ये अध्ययन सही कर लेना, ये अध्ययन जो आपका कोशिका का अध्ययन है ये क्या कहलाएगा। तो कोशिका का अध्ययन हम क्या बता देंगे, आप यहाँ पे क्या बताएंगे, साइटोलॉजी। तो यहाँ पे क्या बता देंगे, यहाँ पे साइटोलॉजी आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारे रिपीट आपके हुआ करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का अगर आप लोग को आंसर आए, आंसर भी वहां पे दिया करिएगा। एक बार सोचिएगा जरूर कि इसका आंसर हमारा वहां पे क्या आपका हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो, यानी अपने जो साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से 15 क्वेश्चन हमारे जीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको जब भी पेपर लगेगा सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पे रिपीट होंगे, क्योंकि मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके बार बार क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपके हुआ करते हैं। और ये दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी जो आपकी पीडीएफ है इस प्रैक्टिस सेट की, ये अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मिल जाएगा। जो स्क्रीन आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, हाई लिख के मैसेज करेंगे, वहां पे आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा, या सीधा सीधा बता देगा, नोट्स लिख के मैसेज कर देगा, पीडीएफ लिख के। और एक बात और याद रखें, जो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं ना, वहां पे मैं ये मान चलना कि 2000 से 2024 तक आर्मी के जितने भी पेपर हुए वो सारे मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपको पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड करा रखी है। और इसके साथ साथ आपको आल सब्जेक्ट में कंप्लीट न्यू पैटर्न नोट्स भी वहां प्रोवाइड करा रखा है। बस वो तैयार करना, और जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूं ये तैयार करके पेपर देने चलिए ना, आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। बस एग्जाम तक जो चीजें बता रहा हूं ऐसे आप तैयारी करके जाओ, पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, ये आप बताएंगे क्या, आपका सिंधु सभ्यता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता ना, इसके 2 प्रमुख यहाँ पे ये भी नोट करना कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके आपके 2 प्रमुख नगर थे। ये नगर भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 प्रमुख नगर आपके यहाँ पे थे। तो वो नगर कौन से हो जाएंगे, एक नगर तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका हड़प्पा। एक नगर तो हड़प्पा होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। आपका यहाँ पे ये दोनों नगर आपके काफी फेमस नगर थे। ये दोनों नगरों के नाम भी आपको यहाँ पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है।
तो नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाएगा? बताओ, शंकर को, विष्णु को, राघव को, भरत मुनि को। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके भरत मुनि। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और भरत मुनि नाट्य शास्त्र का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो कि अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्र को प्रस्तुत वहां पे करता है। इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? भरत मुनि। और ये आपका जालंधर यारों में सीधा सीधा आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया। ये सारे वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में रिपीट होते, क्योंकि हमें तैयारी वही करनी है जो क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं इस समय। अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा भूमि सीमा साझा करता है? बताओ कौन सा देश है? पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, या फिर आपका नेपाल है? तो कौन सा देश बता देंगे आप यहाँ पे? हम बताएंगे वो देश हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आप मुद्रा क्या बता देंगे? आप बता देंगे इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम बता देंगे? टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम आपका वहां पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहां पे स्थित है? कहां पे स्थित है बताओ? राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में और लखनऊ एआरओ में? सीधे सीधे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था। तो कहां पे स्थित आप बता देंगे? ये आप बता देंगे कहां पे? ये हो जाएगी आपकी राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है। इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है? अब ये बताओ कौन नदी है तिब्बत और भारत और बांग्लादेश होकर बहती है? बताओ कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, नर्मदा है, गंगा है? तो कौन सी नदी आप बता देंगे यहाँ पे? हम बताएंगे वो होती है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में 2 पॉइंट और यहाँ पे याद कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वो दोनों पॉइंट भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक पॉइंट तो ये बताना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? यानी कि ये इस नदी का आपका उद्गम, ये नदी कहां से निकलती है? उद्गम स्थल क्या है इसका? तो आप क्या बताएंगे? इसका बताएंगे आप मानसरोवर झील। तो आप याद रखें क्या? मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के निकट आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपका यहाँ पे होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी को आपका बांग्लादेश में, यानी इस नदी का आपको, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से बुलाया जाता है? तो आप क्या नाम बता देंगे? आप यहाँ बताएंगे जमुना नाम से। किस नाम से बताएंगे? जमुना नाम से आप बता देंगे। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो आपकी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में आप क्या बता देंगे? ये आप बताएंगे सांगपो। तिब्बत में क्या बता देंगे? यहाँ बताएंगे सांगपो। ये तीनों पॉइंट याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं कि इसका उद्गम कहाँ पे हुआ, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, कि ब्रह्मपुत्र नदी को आपको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे ये पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की कौन सी एक विधि है? बताओ, सिल्ट बेल्ट हो जाएगा, या इंटरक्रॉपिंग है, या रॉकेट डैम है, या सीढ़ीदार खेत बनाना? तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे? इसका बताएंगे आप सीढ़ीदार खेत बनाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है। अब इसमें बताओ अच्छा, निम्न में से क्या मिट्टी की उपजाऊ बनाता है? मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, एक बार ये चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा यहाँ पे। और ये भोपाल एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बताएंगे? ये आपका हो जाएगा क्या? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। क्या राइट आंसर आप बता देंगे?
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण क्या होता है, वो मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। इसीलिए जो अपने गांव में खेत होते हैं हम लोग क्या यूरिया डीएपी सब कुछ डालते हैं, उसका मिश्रण डालते हैं कि जो हमारे खेत की मिट्टी है ये हमेशा उपजाऊ बनी रहे। इसीलिए उसमें हम लोग ये सारा डालते हैं, यूरिया हो गया डीएपी हो गया, पता है, और जो गोबर की खाद होती है ये सारा मिश्रण उसमें हम लोग डालते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ हमेशा हमारी ये बनी आपकी रहे। चलिए अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा ये बताओ, अच्छा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो आप किसका नाम बताएंगे? बिल्कुल इजी सवाल है ये। चार ऑप्शन क्या है, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल। राइट आंसर क्या बता देंगे आप? केरल का नाम बताएंगे। अगर केवल साक्षरता दर भी हमसे पूछ लिया जाता, वहां पे मेल फीमेल नाम ना दिया जाता, तब भी हम इसे केरल ही आप वहां पे आंसर बताते हैं, तब भी हम केरल ही हमारा राइट आंसर आपका वहां पे हो जाता है। और ये रायपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे वहां पूछा गया था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, अब ये बताओ, अच्छा भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? यानी जो भारत में कौन से धर्म के लोग ज्यादा निवास करते हैं, ये पूछा गया है। अब बताओ, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, ईसाई है? ये तो सभी को पता है सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं, आप क्या बताएंगे? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के लोग भारत में सबसे ज्यादा आपके रहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जालंधर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये वहां पूछा गया था। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अब बताओ इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे? अब ये बताओ, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा आपका ये किया गया था? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन ये आपके दिए गए। अब राइट आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है आपके, बहुत जो अभी पेपर हो रहे हैं वहां पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इस पर ध्यान से देखना। इस बार हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या बता देंगे, ये आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अच्छा जो आपका ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो आप कब बता देंगे? ये आपका 2002 में आपका हुआ था। और जहां पे क्या बोला गया था कि 6 से लेके जो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपका किया गया था। और यहाँ पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसी में बता दिया जाए ये किस कर्तव्य, यानी यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिए कि ये आपका 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य, ये पॉइंट भी इसका याद रखिएगा कि 11वां मूल कर्तव्य में ये आपका पॉइंट वहां पे जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद करना कि जो आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, इनको अनिवार्य शिक्षा आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत आपको जोड़ा गया। कहाँ पे जोड़ा गया आप बताएंगे? मूल कर्तव्य में। और ये भी याद करना ये संविधान संशोधन कब हुआ था, आप बताएंगे 2002 में ये संविधान संशोधन हमारा वहां पे आपका हुआ था। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? कितनी आपकी कम से कम मिनिमम आयु आपकी यहाँ पे होनी चाहिए? जैसे हमारा जीडी का पेपर होता है, आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछे कि आपकी मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए कि आप मान लो फॉर्म अप्लाई कर सके, तो आप क्या बोलते हैं? कम से कम हमें 17.5 साल एज होनी चाहिए। तो वही मान लो इसमें भी हमसे पूछा जा रहा है, तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? ये बताएंगे 35 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है कि हमारी कम से कम आयु आपकी 35 वर्ष यहाँ पे हमारी आयु आपकी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रस्तावना में कौन शब्द आपका शामिल नहीं? सबसे पहले ये ध्यान रखना प्रस्तावना कौन कौन से शब्द आपके यहाँ पे शामिल हैं। तो दोस्तों जो आपकी ये प्रस्तावना होती है, अगर ये बताओ कौन से कौन शब्द इसमें आपके शामिल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आप यहाँ जैसे संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न,
कौन कौन बताएंगे, एक बताएंगे प्रस्तावना कौन कौन शब्द शामिल है। एक जैसे आपका हो जाता है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित आपका किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपका जो धर्म शब्द आपका वहां पे नहीं जोड़ा गया, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समानता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 3 वर्ड आपके यहाँ पे जोड़े गए हैं। कौन सा नहीं जोड़ा गया, धर्म शब्द आपका नहीं जोड़ा गया है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो आप इन 3 के नाम बताएंगे जोड़े गए, लेकिन धर्म शब्द आपका वहां पे बिल्कुल आपका नहीं जोड़ा गया है। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि जो जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। यानी कि पूछ रहा है कि गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आएगी। 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे आपके दिए गए थे जब आपको ये जयपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे, ये आप बताएंगे द्वितीय का क्षेत्र। क्या बताएंगे, द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका द्वितीय क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे कि आपका कपड़ा निर्माण हो गया, क्या हो गया, कपड़ा, आपने बता दिया कपड़ा निर्माण आपका हो गया। या फिर आपने बताया कि खाद्य, एक आपने क्या बता दिया, खाद्य, खाद्य आपका विनिर्माण लिख दिया, खाद्य विनिर्माण, खाद्य विनिर्माण यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जैसे आपका जो चीनी उद्योग होता है, कौन सा उद्योग, चीनी, आपका जो चीनी उद्योग आपका हो जाता है। या फिर जैसे आपका जो गैस हो गया, गैस हो गया, या फिर जो आपका जल हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ये किसमें आते हैं, सारे सारे आपके द्वितीय क्षेत्र में ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और चीनी उद्योग तो आ ही रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, द्वितीय क्षेत्र। आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन को, दुर्गेश पटेल को, सैम पित्रोदा को, या वर्गीस कुरियन को। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या बताएंगे, ये बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। किसका नाम बताएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन को बताएंगे। यानी एम.एस. स्वामीनाथन का अधिक उपज वाले गेहूं और चावल, विशेष रूप से आपका अर्धवामन गेहूं के किस्मों को विकसित करने का विशेष दर्जा इन्हें यहाँ पे दिया गया था। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है। भारत का नाम आएगा तो आप हमेशा एम.एस. स्वामीनाथन का नाम दीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन हमारा ये आपका पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो भाई कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो हमेशा याद रखिएगा आपका भारत देश ही आएगा। क्या आएगा, भारत देश ही आएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सबसे बड़ा भी है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका लिखित संविधान की अवधारणा ये किस देश से ली गई है, तो आप बताएंगे फ्रांस देश से आपको ली गई। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना संविधान बताओ किस देश का है, सबसे, अब ये बताओ सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान अगर आपसे पूछा जाए किस देश का है, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ये सारे पॉइंट वो हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सबसे बड़ा संविधान पूछेगा आप भारत नाम लिखेंगे, सबसे पहला संविधान किस देश का था आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ के भी आपके 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या आपकी जो मैथ के अब क्वेश्चन आते हैं थोड़ा ठीक ठाक लेवल के यहाँ पे आने लगे हैं। ये मान चलें अगर 15 क्वेश्चन मैथ का आता है तो 5 क्वेश्चन ऐसे आपको लगेंगे कि बहुत हार्ड वहाँ पे हैं। 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन काफी हार्ड आपसे वहां पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक बार नोट करना कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना कि बाद इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं फिलहाल सभी के सोल्यूशन यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखो जो आप रायपुर एआरओ में एक मैथ क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में क्या पूछा गया था कि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है,
वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे देंगे, यहाँ पे हमने माना 2 पर्सन, एक ये हो गया, एक बी हो गया। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है, ये मान लो हमने लिखा 40 दिन में, ये कर रहा है आपका 60 दिन में। क्या करोगे, सीधा सीधा इन दोनों का ले लो एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 120, यानी ये तो जो हमारा 120 निकल के आया, ये क्या निकल के आ गया कि हमारा कुल काम आपका 120 होगा। जो आप एलसीएम निकालेंगे वो आपका कुल काम यहाँ पे होता है। अब 40 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 60 से करेंगे आपका 2 बार जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या होता है, 3 और 2 क्या है, 3 दोस्तों ये आता है कि जो आपका ए बंदा है ये एक दिन में कितनी कार्य करने की क्षमता है, यानी जो ए है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, वैसे जो बी है एक दिन में आपका 2 यूनिट वहां पे काम कर सकता है। अब ये बताओ अगर ये दोनों बंदे मिल जाएं ए प्लस बी तो कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। और कुल काम हमारा क्या है आपका 120 है, तो दोनों मिलके पूरे काम कितने दिन में करेंगे, आप कुल काम 120 है, एक दिन में अगर 5 कर रहे हैं पूरे काम कितने दिन करेंगे, 5 भाग करो, 5 के 5, 5 को 20, कितना दिन समय लेंगे, 5 के 5 हो गया, 2 5 को 20, 14 दिन का समय यहाँ पे लेंगे इसका, राइट। 5 के 5 नहीं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 क्या होगा, 5 दूना 10 यानी 24 दिन का ये टाइम यहाँ पे लेंगे। हम क्या बता देंगे इसका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, बाद में एक बार इसकी प्रैक्टिस आप जरूर यहाँ पे करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, पूछा जा रहा है कि 3 भाई हैं, किसी समय ऊपर उनमें से 2 की आयु का योग, यानी अगर 3 भाई की हम ऐसी उम्र आप मानो कि अगर हम उनमें से किसी 2 की आयु का जोड़ करें तो वो आपका 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष आए। तो ये बताओ सबसे बड़े और सबसे छोटे आयु का अंतर क्या होगा, जो सबसे बड़ा लड़का है और जो सबसे छोटा लड़का है इन दोनों के बीच की जो आयु का डिफरेंट है वो कितना होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कैसे आप इसको सॉल्व यहाँ पे करेंगे। अब ये दोस्तों हम मान चल रहे जो आपके 3 लड़के हैं, ये माना 3 लड़के, आप इनको अपने हिसाब से मान लो 3 की ऐसी आयु आपको जोड़ो, वहां पे ऐसी आयु वहां पे कैलकुलेट करो कि यहाँ पे 2 की आयु के योग आपके 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष आपके यहाँ पे होने चाहिए। तो हम देखो आपको ये चीज वहां पे सोचनी वहां पड़ेगी। हमने क्या सोचा, हमने ये मान लिया जो आपके 3 भाई हैं उनके आयु, एक के हमने मान ली 1 साल मान ली, एक की मान ली हमने 3 साल मान ली, एक की हमने मान ली 5 वर्ष मान ली। अब देखो सवाल में क्या चीज दी, सारी चीज यहाँ पे आपकी फॉलो यहाँ पे आपकी कर रही है। तो सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या चीज यहाँ पे आपको दी जा रही है। देखो पहले क्या दिया जा रहा है, किसी समय उनमें से 2 की आयु का योग 4 वर्ष। देखो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 4 वर्ष हमारा आ रहा है। उसके बाद देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें यानी एक क्या हो गया, 3 ये हो गया, अगर इन दोनों को जोड़ा हमने कितना 4 हो गया। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया हमने ये 6 हो गया। अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें यहाँ पे क्या हो गया हमारा 8 हो गया। यानी ये सारी चीजें हमारी यहाँ फॉलो कर रही, ये चीजें आपको वहां पे सोचनी पड़ेंगी कैसे हम इनके मान वहां पे रखें कि हमारा आंसर आपका ये आ जाए। अब क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु का अंतर बताओ। सबसे बड़ा क्या है आपका 5 वर्ष वाला है, सबसे छोटा आपका 1 वर्ष वाला है, इनकी आयु का अंतर क्या हो जाएगा 4 वर्ष हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बता देंगे इसका 4 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है आपका। अब देखो दोस्तों एक अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये बताओ कि जो आपकी अगर भोपाल एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों एक बार ध्यान से पढ़ो, क्या चीज आपको दी जा रही है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसे आप इसका राइट आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो क्या दिया गया, तेल का एक सौदागर है जो 236 प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर न्यूनतम वो आपका 2100 का लाभ कमाना चाहता है। तो इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है जिसका क्रय मूल्य आपका 180 प्रति लीटर है और वह इसे 250 प्रति लीटर की दर पर बेचता है। तो इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता होगी, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। दोस्तों बस इसकी लैंग्वेज आपकी बड़ी है, अगर आप सॉल्व करेंगे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ही आपकी जैसे करेंगे आपका इसका आंसर वहाँ बड़ी आसानी से आप यहाँ पे दे पाएंगे। देखो ध्यान देखिए क्या चीज़ आपको दी गई। हमने ये माना कि हम नकली जो हमें निकालना नकली तेल, हमने ये माना कि जो आपका नकली तेल है,
नकली तेल हमने क्या मिला दिया, x मीटर, वो x लीटर हमने माना कि x लीटर हमने नकली तेल हमें यहाँ भाई मिलाना है। ठीक, अब देखो सवाल में क्या दिया गया कि ये दिया गया 236 प्रति लीटर का हमें 50 लीटर तेल को बेचना है, लेकिन अब उसमें हमें 21 रुपए का लाभ भी हमें कमाना है। तो आप क्या करेंगे, हमने सीधा सीधा ये बोल दिया, देखो अब यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा क्या चीज हम कैसे लिख रहे हैं। पहले हमने बोला ये बताओ अगर 50 लीटर हमारा तेल है और उसमें अगर 236 की हमारी क्या लगी, एक उसके 236 रुपए प्रति लीटर हम बेच रहे हैं, इतने क्या बेचेंगे, इतने का बेचेंगे। अब इसके बाद देखो आप क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आप यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे ये जोड़ोगे। अब देखो हमें क्या है 180 प्रति लीटर वाला तेल आपसे पूछा जा रहा है कितना आपको यहाँ मिलाना है। तो हम मान चलते हैं कि हमें जो 180 जो नकली तेल है ये एक तेल हमने मिलाया तो एक हमने लिख दिया। ठीक है, अब 180 लीटर रुपए तेल था हमारा और इसमें साथ साथ हमें कितना प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे 21 रुपए का लेना है। तो वो वैल्यू भी आप क्या किया, इसमें हमने 21 रुपए भी आपने यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, अब ये जो टोटल दोस्तों आपका मान होगा, क्योंकि जो नकली तेल भी हमने मिलाया है उसको हमने बेचा कितने में, अब हमें उसे बेचना कितने में, 250 प्रति लीटर की दर से हमें बेचना है। तो ये टोटल वैल्यू अभी किसके बराबर हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या 50 लीटर ये है असली तेल और ये आपका x लीटर हमारा नकली तेल है, तो बराबर ये किसके हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये 50 लीटर और प्लस का ये x लीटर और ये सारा का सारा आप किस में बेचेंगे, जाके 250 में बेचेंगे। तो ये आपका इसके बराबर यहाँ पे आ जाएगा। बस जैसे ये मान आप रख देंगे आप इसका आंसर वहां निकाल, बस इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। ये बस ध्यान से सोचना कैसे ये वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अब बस इसी x का मान निकाल लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर देखिए आपका कितना आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो इस पूरी वैल्यू को आगे इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 11,800 हो गया और प्लस का आपका 180 x और प्लस का ये आपका जो 2100 यहाँ पे लिखा है, ये बराबर क्या होगा 250 से अंदर गुणा करोगे ये आपका हो जाएगा 100 मतलब 12,500 हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 250 x आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करो, आप x वाली वैल्यू एक जो या आपका x यहाँ पे दिया जा रहा है, एक ये x है, यहाँ पे 180 लिखा है, x वाला एक तरफ लेके जाओ, अंक वाले एक तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, देखो यहाँ पे हो जाएगी ये आपकी 1180 प्लस का 210 माइनस का 1250 बराबर का या 25x माइनस का 18x, 25x माइनस का ये हो गया आपका 18x यहाँ पे हो गया। अब इसमें 18x माइनस करो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 7x बराबर क्या हो गया 140 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा ये आपका 20 आ जाएगा। कितना हम मिलाएंगे 20 लीटर आप मिला देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो, जैसे मैंने अपने हिसाब से कर लिया कि जैसी कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि जोड़ घटाना है वो तो सारा कुछ आपने पढ़ ही रखा है, तो आप हम लोग स्टार्टिंग पढ़ते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है, आप बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन का भोपाल ARO में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप वहाँ पे करिएगा, जो चीजें जैसी बताई जाए, क्या चीज वैल्यू दी जाए और किसका मान हमें यहाँ पूछा जा रहा है, कैसे आप इनके आंसर यहाँ पे निकाल पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है कि 12% के साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्ष में 5,686 के ऋण की भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त। दोस्तों कभी किस्त वाला क्वेश्चन अगर आपका आता है, एक फार्मूला आप रट लेना, कभी भी कुछ किस्त का आएगा, अगर ऐसे बेसिक मेथड्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। लेकिन अगर एक फार्मूला आप रटे रहेंगे, चाहे ट्रिक मान लो उसे, तो आप किस्त वाले सारे आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे पाएंगे। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला याद कर लेना। क्या फार्मूला आप क्या याद करेंगे, पहले क्या करोगे आप 100 गुणे ए कर देना, अब बटे क्या कर दो यहाँ पे करोगे 100 गुणे टी और प्लस आर टी और ब्रैकेट क्या करो t-1 बटे क्या करोगे आप 2 यहाँ पे कर दोगे। दोस्तों आर क्या है, दर है, टी समय है, आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 12% के साथ साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में आपका 5,684 के ऋण का भुगतान करने की जाने वाली
वार्षिक किस्तों की संख्या। ए आपको पता है क्या मिश्र धन हमारा होता है, तो यहाँ पे ये सारे वैल्यू को यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, आपका आर का मान क्या दिया गया, आर बराबर आपका दिया गया 12% यहाँ पे दिया गया है, और टी का मान क्या दिया गया, टी बराबर समय क्या दिया गया 4 वर्ष दिया गया है, और ए बराबर क्या दिया गया आपको, ये दिया गया 5664 दिया गया। अब ये सारे मान जैसे आप इसमें एक बार रखेंगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये दोस्तों चाहे ट्रिक मान लो चाहे फार्मूला मेथड मान लो, लेकिन किस्त का कभी भी सवाल आएगा आपका और बात हो रही होगी साधारण ब्याज की, तो इस फार्मूला को आप अप्लाई करिएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट आपका आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। तो फार्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप रखिए, मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका देखो 100 गुड़े आपका यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5664 क्या लिखा 5664 आपका लिखा गया है। अब बटे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है 100, और समय कितना है, समय आपका 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 लिख दें, और प्लस का क्या लिख दें 12 गुड़े टी का मान कितना हो जाएगा, टी का मान समय का मान आपका 4 ही दिया गया। और ब्रैकेट देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, गुड़े ही कर दो सीधा सीधा। आपको यहाँ पे क्या लिखा है t-1, यानी समय में आप करोगे 1 कम तो 3 हो जाएगा, और बटे 2 है तो क्या कर दोगे यहाँ पे 3/2 आप यहाँ पे कर दोगे। अब बस इसे आपको सोल्व कर लेना, आपको यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो इसे सोल्व करिए, इसको जो नीचे वाले सोल्व करें कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे 472, ऊपर क्या लिखा, ऊपर वो लिखा है आपका 100 गुणे 5664 आपका लिखा है। अब इसको नीचे वाले सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 472 के बराबर हो गया। अब 472 जो इसे डिवाइड करोगे कितना आपका हो जाएगा, अब इसे हमने काटा, ये कितनी बार गया 12 बार गया, तो 12 गुणे 100 कर दो कितना आ जाएगा, ये आपका 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी किस्त बन रही है, किस्त कितने रुपए बन रही है, ये बन जाएगी आपकी 1200 रुपए की बन जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद सोचिए कैसे इसका आंसर आप ला सकते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लेना, जहां से आप आसानी इन सभी के आंसर आप दे सकते हैं। आज दोस्तों अगला सवाल हमारा आता है भाग, यानी भगाकर के एक सवाल में, वो भाग करके एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि शेषफल आपका 46 है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या आपका होगा, ये पूछा गया था जयपुर एआर में, सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला याद करिएगा कि जो आपका भाज्य बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप ये बताओ अच्छा, कि जो आपका भाज्य बराबर क्या होता है, ये आपका होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या लिखेंगे शेषफल, और प्लस क्या होता है आपका शेषफल होता है। ये हमारा फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाता है। ये फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लेना, क्या आपका यहाँ पे होता है, ये फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब क्या मान आप यहाँ पे याद करेंगे, तो क्या क्या चीजें हमें दी जा रही। देखो सवाल में क्या दिया गया है कि यानी जो भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो अगर शेषफल आप लोग यहाँ पे क्या दिएगा, शेषफल अगर हमें यहाँ 5 दिया गया, शेषफल कितना दिया गया 5 आपका दिया गया है। अब ये बता दो अच्छा, तो अगर ये 5 गुना है तो भागाकार एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल आपको 46, शेषफल क्या दिया गया 46 दिया गया, शेषफल कितना हमें दिया गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे शेषफल, अगर आपको यहाँ पे लिखा है 46 आपका लिखा है, तो ये मतलब भाजक क्या हो जाएगा, तो भाजक कितने गुना है आपका, ये इसका 5 गुना है, ये इसका अगर 5 गुना आपका है तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान आपका हो जाएगा 230, क्या हो जाएगा 230, यहाँ पे क्या मान हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 230 आपका हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखा जा रहा है, सीधा सीधा दिया, जो आपका भाजक है ये आपका शेष कितने गुना है, ये आपका 5 गुना दिखा रहा है, शेषफल का 5 गुना, तो ये शेषफल अगर 46 है, इसका हमने 5 गुना किया, ये 230 हमारा हो गया। अब ये बताओ भागफल क्या हो जाएगा, जो आपका भाजक है ये भागफल का 10 गुना है, तो भागफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने माना ये आपका 23 रहा होगा, तो तभी तो इसका ये 10 गुना है, इसका ये क्या है 10 गुना यहाँ पे है। अब ये देखो ये सारे मान हमने रख दिए कि हमारा भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे रख लेंगे। देखो क्या चीज दी गई सवाल में कि शेषफल सीधा बोला गया 46 है, जो भाजक है आपका शेषफल का आपका ये मान 5 गुना है, तो ये इसका 5 से गुणा करेंगे आप तो 230 आ जाएगा। और यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि जो आपका भागफल है ये भागफल का 10 गुना है, अब ये तो 10 से भाग कर दो, यहाँ 23 हो जाएगा, इसका 10 गुना तभी तो 230 होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे 230 और गुणे यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे 23 और 23 में आप सीधा सीधा क्या करो 46 आप यहाँ पे जोड़ दो। अब इसको सॉल्व करो, कितना आपका हो जाएगा, यानी कि 223 गुणे 23 करेंगे, इसमें 46 आप जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 5336। क्या हो जाएगा, 5336 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। एक बार इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ही इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिएगा कैसे हम इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि एक्स तथा वाई साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, तो फिर एक्स काम छोड़कर चला जाता है, वाई से इस कार्य को अन्य 32 दिन में पूरा कर लेता है, तो वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। भोपाल एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए मैं होमवर्क के लिए देता हूं, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक सवाल मैंने इसका काम वाला बता दिया, पहला सवाल मैंने बताया था वहां पे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर भी अगर नहीं आता इसका आंसर तो जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व होगा। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने आप लगाइएगा, अगर नहीं भी आता जो अगली अपनी क्लास आए कि वहां मैं इसका सोल्यूशन आपका करा दूंगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए कैसे आप यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी वो 13 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, ये पूछा गया है दानापुर एआरओ में कि स्थिर जल में नाव की चाल आपसे यहाँ पूछी जा रही, किसकी चाल पूछी गई, नाव की चाल। अब देखो जो सवाल में जैसे जैसे चीजें दी जा रही आप वैसे नोट करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या माना, देखो पहले क्या लिखा आपने, हम ये मान चलते कि जो जिस तरफ एक तरफ नाव चल रही अगर उधर ही धारा चल रही है। पहले क्या दिया गया कि एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जिधर नाव चल रही है उधर जल भी उधर ही बह रहा है। तो हमने ये माना कि नाव की, यहाँ पे लिखा आपने नाव, ये नाव मतलब जान लो नाव की चाल हो गई, ठीक है, यहाँ पे प्लस हमने लिखा धारा, धारा से मान लो कि धारा की चाल हो गई, धारा की चाल होगी। अगर आप दोनों एक ही तरफ वहां पे चलेंगे, आप एक ही तरफ चल रहे हैं, तो यहां पे वो क्या दिया गया 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो चाल क्या हो गई, चाल बराबर क्या हो, दूरी बटे समय, तो चाल व दूरी बटे समय होता है, यहाँ पे 65 बटे आप क्या करोगे 5 से भाग करोगे, तो ये मान लो समीकरण 1 निकल के आएगा कि जब हम धारा की दिशा में उधर ही चलते हैं तो हमारी चाल क्या है, तब चाल आपकी क्या हो जाती है। तो यहाँ पे ये दूरी 65 किलोमीटर और इतनी स्पीड से जा रहे हो तो आपकी चाल कितनी यहाँ पे आ जाएगी, आप इसे को 13 5 से काटो कितना जाएगा 13 बार जाएगा यहाँ पे। तो जहां 65 बटे वो लिखा है यहाँ पे हम क्या लिख सकते 13 आप लिख सकते, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 आपने लिख दिया, ठीक। अब देखो अब एक अगला समीकरण बनाओ जहां पे हम क्या लिखेंगे, नाव, यानी कि नाव जिधर जा रही धारा उसके विपरीत बह रही है, तो मान लो नाव की चाल और माइनस यहाँ पे हमने लिख दिया धारा की चाल। अब बराबर देखो क्या दिया गया, अब यहाँ पे क्या दिया गया, जबकि धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, धारा अधर बढ़े नाव इधर आ रही है विपरीत, समान दूरी मतलब 65 किलोमीटर की ही दूरी तय 13 घंटे में लगाती है, तो चाल क्या हो जाएगी, चाल व दूरी बटे समय बटे 13 करो, क्या काटोगे 13 पच्चे 65, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा सीधा 5, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ 5। और देखो हमसे क्या पूछे जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, नाव मतलब धारा की चाल, यानी वो नाव की चाल पूछी जा रही है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे हमें ये धारा वाला माइनस करना है, अगर हम कहें समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे देखो ये प्लस का ये माइनस का ये हमारा कट गया, नाव क्या हो जाएगा, हमने जोड़ दिया, ये मान लो हो गया 2 गुणे 9 बराबर इनको जोड़ो 13 5 क्या हो गया आपको, ये 17 यहाँ पे हो गया, 13 5 कितना हो गया, ये आपका 17, 13 14 15 16 17 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13 5 कितना हो गया आपका, ये 18 यहाँ पे हमारा ये आपका हो गया। अब ये बताओ जो नाव की चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये होगी 18, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 से काट दोगे क्या हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये निकल के आ जाएगी। नाव की चाल कितनी आ गई, नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी हो जाएगी,
यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। ये आपका दानापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये आपके पेपर में पूछा गया था। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कोई ग्राहक 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है और दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है। एक छूट वो एकल छूट दे रहा है, पहला छूट क्या था, केवल वो दे रहा है कि हम एक ही डिस्काउंट देंगे 25% का, और दूसरा बोला जा रहा है कि 14% और 12% के हम दो डिस्काउंट यहाँ पे देंगे। अब ये बताओ ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर और कितनी बेहतर है, कौन सी छूट बेहतर और कितनी बेहतर है, ये आपसे पूछी जा रही है। देखो यहाँ पे आपकी एकल छूट दी गई है, यहाँ पे हमारी दो छूटें दी जा रही हैं। तो पहले तो आप ये निकालो कि जो 14% 12% है, अगर इन दोनों डिस्काउंटों को हम अगर एक साथ ऐड कर दें तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। तो दो डिस्काउंट का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, वो फार्मूला से आप यहाँ पे निकालेंगे। देखो पहला क्या दिया गया है, यहाँ पे 14% 12%, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहले निकालो कि जब दोनों डिस्काउंट हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमें कितना डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इसका फार्मूला क्या था आपका, x प्लस वाई और माइनस का एक्स वाई बटे 100 आपका ये होता है। अब यहाँ पे अगर जोड़ो, यहाँ देखो यहाँ पे एक जगह 14 रखा और फिर यहाँ लिखा 12 और माइनस के यहाँ लिखो अपने 14 गुणे आप यहाँ पे कर दिया 12 और बटे ये कर दोगे आप 100। अब ये 14 और 12 ये जोड़ा, ये कितना हो गया हमारा यहाँ पे 26 हो गया, और माइनस का इससे जब आप सॉल्व करोगे ये आपका हो जाएगा 1.68 आपका हो जाएगा। अब 26 में जब आप 1.68 माइनस करेंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका होगा ये होगा 24.32% हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यानी 26 में जब आप 1.68 आप यहाँ पे 24 में आप देखो यहाँ पे देखिएगा पहले कि यहाँ पे क्या लिखा है 14 प्लस 12 लिखा, अब इसमें करो 1.68 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आपका हो रहा है 24.32% हमारा ये आपका हो गया। कितना हो गया 24.32% आपके यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक डिस्काउंट हमें पहले क्या दिया गया, जो पहला डिस्काउंट आपका दिया गया ये हमें पता है 25% है। अब यहाँ पे ये जब दोनों डिस्काउंट हमने वहां पे जोड़ किए थे, यानी जो इसमें पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट, ये कितना आ रहा है, ये आपका हो रहा है 24.32%। अब ये बताओ कौन सा डिस्काउंट आपके लिए अच्छा है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। यानी पहली बात तो हम ये बताएंगे जो हमारे पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है जो आप 25%, ये हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ पे जितने भी आपके दूसरे वाले हैं ना, दूसरे वाले तो सारे ही आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक, अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो हमारा ये राइट होगा या तो ये राइट होगा। अब देखो क्योंकि हमारा ये डिस्काउंट हमें ज्यादा मिल रहा है, अब ये बताओ कितना डिस्काउंट ज्यादा आपको मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है 25%, यहाँ मिल रहा है 24.32। जब आप यहाँ पे क्या करोगे 25 माइनस का 24.32% करोगे तो कितना मान इसका निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है 0.68% हमें हमारा मान यहाँ पे निकल के आ रहा है। यानी हमें इससे आपका इतने परसेंट आपको ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, कितना 0.68%। अगर रुपए की बात करेगा तो जो आपका ये 10,000 रुपए है इसका यही निकाल दोगे, क्या निकालोगे, यहाँ पे जो आपका 10,000 रुपए आपका दिया जा रहा है इसका आप निकाल दो 0.68%। इसे क्या करो 100 से भागो, ये दो जीरो हमारे कट जाएंगे, कितने हैं 1 2 3 4 जीरो थे यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरो हमारे ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब ये परसेंट ये दशमलव हटाओगे नीचे 100 और आ जाएगा, जहां से ये दो जीरो और आपके कट जाए, यानी कितने रुपए आ जाएगा आपका 68 रुपए यहाँ पे हमारा आ गया। तो आप क्या बताएंगे, हमें 68 रुपए की छूट मिल रही है और किसमें मिल रही है, आपका जो आपका पहला डिस्काउंट है। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि ये बताओ 14,000 की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब बताओ इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा, कैसे आप इसका सॉल्व वहां पे कर सकते हो। दोस्तों जब भी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की बात वहां पे चलेगी तो से में पहले आपको क्या देखना है कि आपकी जो दर है, दर क्या दी जा रही है, दर है 10% हमारी लिखी है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हो आप, और 100 से भाग करोगे क्या हो जाएगा 1/10 लिख सकते हो यहाँ पे। यानी यहाँ पे ये मान चलो कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा ये मूलधन हो गया, इधर लिख दिया हमारा मिश्रधन, ठीक है।
देखो इसको 1/10 हम लिख सकते हैं, ये चीज याद रखिए, क्या लिख सकते हैं 1/10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज आप फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखो। अब यहाँ पे हमने लिखा ये हमारा मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, और 10% हम लिख सकते हैं 1/10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे फिर क्या देखना, आपको कितने वर्ष दिए गए, 3 वर्ष यहाँ पे आपको जैसे दिए गए। तो ये अगर आपका मूलधन यहाँ पे 10 रुपए था, इसमें 1 का ब्याज मिला है, तो आपकी ये कितने रुपए हो गए, 11 रुपए हो गई। अब ये 3 बार, समय कितना, 3 वर्ष है, ये संख्या आप लिखोगे 3 बार, तो 10 यहाँ पे 10 ये 3 बार ये लिखोगे, और 11 3 बार ये लिखोगे। अब ये बताओ, अगर इसको हम गुणा कर दे, तीनों का गुणा करें, ये कितना निकल के आ गया, 1 और 1 2 3, यानी कितना 1000 हो गया। अब इसको गुणा करोगे तीनों, कितना आएगा, ये 1331 आपको यहाँ पे निकल के आपका ये आ जाता है। अब देखो सवाल भी देखो, अगर हमें 1000 रुपए था, ये 1331 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना आपको मिला, तो यहाँ पे ब्याज हमें मिल रहा है 331 रुपए। अब सवाल देखो क्या दिया गया, लेकिन यहाँ पे दिया गया जो आपका यहाँ मूलधन हमारा 1000 आ रहा है, लेकिन सवाल मूलधन कितना है आपका 14000। ये 1000 ना होके कितना दिया गया आपका, दिया गया 14000 के बराबर आपका ये दिया गया। यानी ये कितने गुना इसका है, ये हम देख रहे हैं कि अगर 14 गुना आपका ये हो रहा है यहाँ पे, तो जो आपका ये ब्याज निकाला तुमने, ये ब्याज भी आपका इसका 14 गुना ही आपका हो जाएगा। तो जो आपका ये 331 है, इसका आप जैसे ही 14 गुना करोगे, तो 14 एक के 14 का 4 आ गया, हासिल हमारा 1 आएगा, 14 14 28 14 42, 42 एक कितना हो जाएगा, 42 एक ये हो गया, 42 एक कितना 43 हो गया, 43 का एक हासिल कितना है यहाँ पे 4 हो गया, फिर 14 3 42, और 42 और 4 कितना हो जाएगा, 42 43 44 45 46, कितना हो जाएगा 46 आपका यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46, कितना लिख दोगे यहाँ पे 46, तो कितना हो जाएगा ये 4634, क्या हो जाएगा 4634, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, और ये आपके लखनऊ एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिए कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं इस क्वेश्चन का। आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो कि क्या हो जाएगी। दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, देखो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है आपका, ये होता है कि आपका एलसीएम गुणे आपका HCF, यानी लासा गुणे HCF अब बराबर क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला आपका होता है। लासा पा गुणे मासा पा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला यहाँ पे होता है। और जो चीज जैसी दी गई आप इस पे रख दो, और चौथी जो चौथा मान होगा वो आपका निकल के यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, तो जहां पे HCF है वहां पे हमने लिख दिया, यहाँ पे 11 आपने लिख दिया, और फिर बोला गया उनका लघुत्तम क्या है 693, तो यहाँ पे हमने लिखा 693 आपने लिख दिया, बराबर यदि उनमें से एक संख्या 77 है, एक संख्या आपने लिखा 77। अब ये पूछा गया बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी होगी 693 गुणे 11 और बटे क्या 77, आपका ये हो जाएगा 11 से काटा ये 7 यहाँ पे आ गया, 7 से काटो ये आपका 99 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हम कितनी बता देंगे, ये बताएंगे आप क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बता देंगे 99, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक आपके 2.5 साल के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है, तथा अनुसार दूसरे सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। दूसरे सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, ये आपके जालंधर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। अब इसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ध्यान देगा, पहले एक बार सवाल देख लो क्या चीज यहाँ पे दी जा रही, अब कैसे हम इसका आंसर यहाँ पे लाएंगे एक बार देखो। पहले हम ये मान चलते हैं कि हमारे जो पहले बच्चे की आयु हमने मान लिया, क्या माना ए, पहले की अगर ए मान लेंगे, दूसरी की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए प्लस आपका 2.5 हो जाएगा, और फिर तीसरे क्या हो जाएगा, तीसरे की आयु क्या हो जाएगी आपकी ए प्लस आपकी 5 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी ए प्लस आपका 7.5 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और फिर अगले की क्या हो जाएगी ए प्लस आपकी 10 यहाँ पे आपकी हो जाएगी। यानी कि ये पहला 5 बच्चे हैं, ये दूसरे बच्चे की आयु हो गई, ये हमारी क्या तीसरे बच्चे की, ये आपकी क्या हो गई चौथे बच्चे, ये होगी 5वें बच्चे की। ये 5 बच्चे को आई हमने मार, क्योंकि बीच में आपके 2.5 साल की गैपिंग वहां पे चल रही है।
अगर इसकी ए है, इसमें हमने 2.5 साल जोड़ा, अब इसमें भी अगर 2.5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2.5 2.5 5, यानी ये हमारे 5 बच्चे। और जब इन सभी को हम जोड़ते हैं, यानी जब आप क्या करो, इन सभी को क्या कर दिया आपने, इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन सभी जो हमने जोड़ा तो ये आपका किसके बराबर दिया गया, इन सभी की जो आयु है ये 40 वर्ष के बराबर है। ये सभी की आयु आपकी 40 वर्ष के बराबर। अब इनको जोड़ो, अब देखो ए कितना, 1 2 3 4 5, जो आपके कितने ए हैं वो जोड़ लो, और कितने सारे हैं मान वहां पे आप सभी को जोड़ लो, फिर बताओ क्या राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब देखो एक 5 बार आपकी बात हो रही है, मतलब 5 ए हमारे हो जाएंगे। ए कितने हो गए आपके, 5 ए हो जाएंगे, क्योंकि 5 संख्या है, सब में ए आपका कॉमन वहां मिल गया, 5 ए आपके हो गए, ठीक है यहाँ पे। और 5 ए प्लस, फिर इसके बाद जो आपका 2.5 है, 5 है, 7.5 है, 10 है, इसको जब जोड़ोगे ये आपका हो जाएगा 25 आपका हो गया। अब बराबर किसके दिया गया, 40 के बराबर दिया गया। अब ये बताओ आपके यहाँ पे हो गया 5 ए बराबर, इधर क्या हो जाएगा 40 माइनस आप यहाँ 25 आप करोगे, ये कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया, ये आपका 15 यहाँ पे हो गया। यानी 5 ए बराबर, अगर आपके 15 है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भाग करोगे कितना आ गया, 3 यहाँ पे हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ जो दूसरा बच्चा है किसका पूछा जा रहा है, तो दूसरे सबसे छोटे बच्चे, तो ये पहला सबसे छोटा, ये दूसरा सबसे छोटा बच्चा, इसकी आयु हमसे पूछी जा रही है। तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब लिखा ए प्लस आपका 2.5 लिखा है, ए का मान क्या है आपका, ए का मान 3 रख दोगे, इसमें आप जो 2.5 यहाँ पे जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5.5 वर्ष आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से नोट करना, प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। आज बार जितना टाइम बच रहा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, ताकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से नजर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी वहां पे प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी ने मिलकर 15,000 का निवेश किया तथा उन्हें साल के अंत में 2,000 का लाभ हुआ। अब बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 लिया। अब ए ने कितने निवेश किया। अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितने रुपए निवेश किया इन्होंने टोटल निवेश किया पैसा 15,000 निवेश किया। कितना निवेश रुपए कर रहे हैं, ये 15,000 निवेश कर रहे हैं। इसमें जब इन्हें 2,000 का टोटल लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ टोटल, इन्हें 2,000 का लाभ हुआ। हम ये मान जो आपका प्रॉफिट, पहले बताओ प्रॉफिट क्या है, दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट क्या है। अब ये तो अगर टोटल आपका 2,000 का लाभ हुआ है, तो अगर हम ये मान चले कि आपका बोला गया है, तो बी ने देखो, दो ए और बी की बात हो रही है, हम इन्हीं के लिख लेते हैं। एक जगह आपने लिखा A1 लिखा, एक का लिखा आपने B2, ठीक है। अब ये बताओ 2,000 का लाभ हुआ, बी ने अपने लाभ का हिस्सा 600 रुपए ले लिए। अब अगर ये बताओ इनको अगर 600 रुपए का लाभ हुआ, टोटल लाभ में 2,000 का हुआ, ए का लाभ कितना हो जाएगा, तो ए का लाभ आप बता देंगे, ये हो जाएगा 1,400 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों जीरो अगर आप काट दो, और 2 से काटो ये 7 हुआ, 2 से काटो ये 2 तिहाई 6 आपको हो गया। यानी यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि जो लाभ का प्रॉफिट का अनुपात है ये 7:3 है। तो जो पैसा भी लगाएंगे ये आपके इसी रेशियो में, क्योंकि जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे ज्यादा प्रॉफिट वहां पे हमें देखने मिलता है। तो अगर ये ए 7 लगा रहा है, बी आपका 3 पैसा यहाँ पे लगा रहा है, ध्यान देखिएगा। और कुल पैसा कितना लगा 15,000। यानी हमें ये पता हो गया कि यहाँ पे प्रॉफिट अगर इनका 7 है, इसका 3 है, 7 3 10, 10 बराबर आपका दिया गया 15,000 के। 10 बराबर अगर आपका दिया गया 15,000 के, तो ये बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आपका हो जाएगा किसके, 1,500 के बराबर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है ये बताओ ए ने कितना इन्वेस्ट किया। अब ए ने अगर यहाँ एक बराबर 1,500 के है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 7 बराबर क्या हो जाएगा आप बताएंगे, यहाँ पे 1,500 गुणे 7 आप कर देंगे, 15 7 105 ये हो जाएगा, और ये 2 जीरो आपके यहाँ पे लग जाएंगे। तो ए ने कितना रुपए इन्वेस्ट करेगा, 10,500 रुपए ए वहां पे इन्वेस्ट करेगा। यानी राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस जरूर करना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आता है कि एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1,500 का निवेश किया। 4 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज जो होता है आपका क्या होता है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आपका होता है। इसी में सारे मान रख दो, आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। क्या क्या चीज दी जा रही है, देखो यहाँ पे दिया जा रहा है क्या क्या चीज आपको दी है, ध्यान सुनना। यहाँ पे क्या दिया गया, जो आर का मान है क्या है आपका 6% है,
और जो आपका मूलधन क्या दिया गया, मूलधन हमें दिया गया 1500 रुपए आपका दिया गया है। और इसके बाद वर्ष क्या है, टी का मान आपको दिया गया 4 वर्ष। अब सारे मान यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, सीधा सीधा आप करोगे 1500 गुणे 6 गुणे 4 और बटे कर दोगे 100। यहाँ पे 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 15 गुणे और ये करोगे 6 चौक 24, यहाँ पे आपका हो गया, गुणा करो 15 चौको 60, 15 चौको 60 का जीरो हासिल आया 6, अब 15 30, 30 6 क्या 36, 360 रुपए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर आप कितना बता देंगे इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दानापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका मैथ का ये यहाँ पूछा गया था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिए कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन की हमें वहां पे तैयारी आपको करनी है। देखो सेम सवाल आता है, एक दुकानदार ने 24,300 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, और उस पैसे उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ या हानि बताओ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको लाभ तो कभी नहीं हो सकता। कभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एक बार 15, मान लो वही सेम दर से आपको प्रॉफिट हो उससे, और फिर दूसरे में आपको हानि हो, तो वहां पे आपको लाभ तो कभी नहीं होगा। जितने भी ऑप्शन आपके लाभ वाले हों, पहले आप सबसे पहले उनको काट देना कि अगर तुक्के भी मार दे तो ये तो ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते। अब बस बच रहे हैं 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसे हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करें, क्या आंसर आपके यहाँ पे क्या हो सकता है। दोस्तों आपको जब एक फार्मूला याद करना, जब एक सेम दर से आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे हो रहा हो, तो आप क्या फार्मूला याद करेंगे वहां पे। देखो यहाँ पे क्या, एक 15% से क्या हो, एक बार क्या हो 15% की आपका लॉस हो रहा, फिर क्या हो 15% की हानि हो रही। तो ये बताओ हमें लॉस हो गया, ये हमें क्लियर हो गया। अब कितना लॉस हो ये आप निकाल लो। देखो कैसे आप यहाँ पे निकालेंगे, ये तो फार्मूला चाहे एक्स स्क्वायर बटे 100 कर दो, चाहे कितना होता है एक्स स्क्वायर बटे 100 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से कितने परसेंट का आपका लॉस हुआ वो आप सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे, यानी 15 का होल स्क्वायर करोगे यहाँ पे, अब बटे ये आपका 100 यहाँ पे लिखा ही है, तो ये 15 के ऊपर क्या होता है आपका 225 आपका हो जाता है। अब बटे 100 कर दो, यहाँ दशमलव क्या लग जाएगा, यानी 2.25% का हमें लॉस होगा। हमेशा इसमें हानि ही होती, बस ये चीज ध्यान रखना कि अगर सेम दर से आपका प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, आपको लॉस होगा, ये ध्यान रखना। अब कितना लॉस होगा आपका, 2.25% का लॉस होगा। तो जो आपका मूल्य यहाँ पे दिया गया है, यानी जो आपका 24,300 दिया गया है, इसका सिंपल सा आप क्या निकाल दोगे, यहाँ पे निकालो इसका 2.25% निकालोगे, बटे 100 यहाँ पे करोगे, इसको सॉल्व कर लो। कितना, देखो ये दशमलव हटेगा, ये 2 जीरो और आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए। अब इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 546 पॉइंट आपका 75, क्या हो जाएगा 546.75 रुपए आपका हो जाएगा। यानी हानि कितनी हो जाएगी आप बताएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि मैंने बता ही दिया कि हानि आपको हमेशा आपको हानि ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपका रायपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है मैथ का ही, यहाँ पे जीके लग गया है, मैथ का ही क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, उनकी आयु का योग 28 है, बी की आयु बताओ क्या होगी, बी की आयु बताओ क्या होगी। देखो यहाँ पे 2 पर्सन, एक ए है एक बी यहाँ पे, इनकी आयु का अनुपात क्या है 3:4 यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है। अब ये बताओ अगर इनका हम रेशियो में योग करें कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, लेकिन ऐसे कुल योग हमें कितना दिया गया, ये दिया गया 28, यानी कि जो 7 बराबर अगर आपको ये 28 के दिया गया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा। और हमें किसका पूछा जा रहा है, तो बताओ बी की आयु। तो 1 बराबर 4 क्या है, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 करोगे, ये आपका 16 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो बी की आयु क्या बता दोगे आप, 16 वर्ष बता दीजिएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, भोपाल एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये पेपर वहां पे पूछा गया था। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यहां से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों अक्षरों का विषम युग्म चुनो, यानी ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए। अब ये बताओ इसमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, और ये आपका कहाँ जयपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, आप क्या बताएंगे। देखो पहले देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका कांस्टेंट वावेल का, यानी स्वर और व्यंजन का, स्वर और व्यंजन का।
तो देखो जो आपकी ABCD होती है इसमें स्वर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपके 5 स्वर कौन से होते हैं, एक तो आपका ए होता है, A E I O U, ये 5 स्वर आपके होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले में क्या E I O U दिया गया, यानी E I O, यानी ये सारे हमारे स्वर यहाँ पे दिए, इसमें देखो ओ ये भी सारे स्वर हैं, ये भी सारे स्वर है, लेकिन ये क्या आपके स्वर है, ये स्वर आपके नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इनमें इन तीन में आपके स्वर दिया गया और इसमें स्वर आपका यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे ABCD होते हैं यहाँ पे स्वर आपके 5 होते हैं, कौन से होते हैं, AEIOU, ये 5 स्वर आपके होते हैं, ये आपका रूल वहां पे चल रहा है। अगले सवाल में दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरे से संबंधित है। आप बताओ इसमें राइट आंसर आप क्या बताएंगे, जब आपका जालंधर ARO में सीधा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे क्या आप इसमें सोचना पड़ेगा, क्या आप रूल लगाएं, क्या फॉर्म लगाएं, इसका आंसर आपका देखने को मिल जाए। यहाँ पे फिलहाल देखो कौन सा रूल यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे रूल क्या आपका चल रहा है, यहाँ देखो 76 16, यहाँ पे ये बताओ जो एक संख्या को 76 लिखी, एक यहाँ पे 16 लिखी। अब ये हमें एक चीज ये बताओ कि 76 से हम क्या करें, 76 को ये आपका 16 आ जाए, बस एक को बना लो, 76 को हम क्या करें कि ये आपका 16 आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या किया, हमने किया कि जो आपके 76 है इसमें अगर आप चलो 4 जोड़ दो, 4 जोड़ 76 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 80 हो गया, ये कितना हो गया आपका 76 4 80 हो गया। अब ये बताओ 80 के अगर हम 5 से भाग कर ये आपका 16 हो रहा है। अब देखो यही पूरा जो फार्मूला है ये आपका लगाया गया था जब आपका जालंधर ARO में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें भी देखो यहाँ पे 56 में 4 जोड़ो कितना 60 हुआ, 60 को 5 से भाग करो कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे जो आपका 21 है, अब 21 में अगर आपने 4 जोड़ा कितना हो गया, ये आपका 25 हो गया। अब 25 को आप जब 5 से भाग करो कितना आ गया, ये आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन संख्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी आएगी 5, क्या आएगी 5 आएगी। तो आप क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे ये वाला है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि देखो गेंद का फूल से वही संबंध है जो कि जौ का है। अब ये बताओ कि गेंदा क्या है, गेंदा एक हमारा क्या हो जाता है, फूल आपका हो जाता है। तो ये बताओ अच्छा जौ क्या होता है, जौ क्या है, तो जौ क्या होता है आपका एक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा अनाज, जौ क्या हो जाएगा एक आपका अनाज हो जाता है यहाँ पे। तो आप क्या आंसर बता देंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये बताओ नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है, ये हमसे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। आप बताओ इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे आप बताएंगे। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमने माना इधर आपने किसका नाम लिख दिया, इधर आप लिख दिया नीरज का नाम। अब नीरज जो थे इन्होंने क्या किया, एक महिला की तस्वीर थी, यहाँ पे क्या लिख दिया, एक महिला की तस्वीर थी। इस महिला की तस्वीर के इशारा करते हुए क्या बोलते हैं, देखो वह मेरे दादाजी। अब इनके दादाजी कब होंगे, पहले तो क्या आएगा, इनके एक पिताजी आएंगे, पहले कौन आएगा, इनके पिताजी आएंगे। अब इनके पिताजी के जो पिताजी होंगे वो इनके क्या होंगे, वही तो इनके दादाजी यहाँ पे होंगे जाके, वो इनके दादाजी हो जाएंगे। अब उनके क्या दादाजी के इकलौते पुत्र की, अब इसके दादाजी ये हो गए, इनके अगर ये इकलौते पुत्र यही तो हो जाए, इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी ये महिला इनकी पुत्री है। अब ये बताओ अगर ये महिला इनकी पुत्री हो, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इनकी बहन ही तो वहां पे होती है। अब देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है, तो ये बोला गया तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है। तो नीरज संबंध क्या हो जाएगा, भाई का। नीरज संबंध क्या हो जाएगा, इनका संबंध किसका हो जाएगा, भाई का। आप संबंध क्या बता देंगे, इनका भाई का संबंध यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यदि 10 नवंबर 2018 का शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन आपका होगा। दानापुर ARO में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे देंगे, ध्यान से आप ये चीज देखिएगा। पहले दोस्तों आप ये बताओ, अगर हम देखो यहाँ पे आप ये सवाल 2-3 तरीकों से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मैं आज आपको यहाँ बता देता हूँ, इसके आगे जो प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा
वहाँ पे इनके और तरीके आपको वहाँ बता दूँ, कैसे आप उनके भी आंसर कैसे आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले दोस्तों हमने ये माना कि अगर हम मान के चलें, क्या आप मान के चलो कैसे निकालोगे? पहले अगर आपने माना कि जो आगे 15 अगस्त 2018 से लेके आप ये बताओ 10 नवंबर 2018 तक के दिनों की इतनी संख्या, पहले हम केवल 18 ले लेंगे, उसके बाद हम बाद पीछे और आके 2017 के दिन तब हम वहां पे निकालेंगे। अब ये बताओ अच्छा, अब 15 अगस्त, अगस्त का महीना कितने दिन का होता है? दो, इसमें आपको दिन निकालने होंगे, अभी मैं बताता हूँ कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। अब ये बताओ अच्छा, अगर यहाँ पे आपका 10 नवंबर 2018 को शनिवार था, यहाँ पे यार इस दिन अगर हमारा शनिवार है, पहले यहाँ पे निकालो विषम दिन, यानी पीछे आओ, यहाँ पे 15 अगस्त हम 2018 में यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद एक साल हम और पीछे चले जाएंगे, फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। अगर देखो यहाँ पे हमें पता है तो अगस्त का महीना होता है 31 दिन का होता है। अगर 15 दिन कंप्लीट आपके हो गए, कितने दिन और आपके बचेंगे? यहाँ पे हम बताएंगे 16 दिन आपके शेष बचे। अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर में कितने दिन का महीना होता है? ये 30 दिन का होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, ये आपका 31 दिन का होता है। और यहाँ पे 10 नवंबर आपको ये लिखा है। अब देखो यहाँ पे इन सभी को आप जब जोड़ोगे, ये कितना हो गया आपका? 87 हो गया। और दोस्तों अब यहाँ पे विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप 7 से यहाँ भाग कर दो, तो जो आपके ये 87 यहाँ पे आपका निकला है, इसे 7 से भाग करो, कितना आ गया? 3 आ गया। तो जो आपका ये 3 निकल के आता है, ये आपका विषम दिन होता है, विषम दिन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें आगे की डेट पूछी जाती, हम 3 इसमें जोड़ देते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इसके दिन पता है कि इस दिन अगर शनिवार था, यहाँ पे हमें पता है इस दिन आपका शनिवार है, क्योंकि सवाल में क्या यही तो दिया गया, 10 नवंबर 2018 को शनिवार है। तो यहाँ बताओ 15 अगस्त ये आपका पीछे होगा, तो जो जितने भी आपके ये विषम दिन होंगे, ये शनिवार में आप माइनस कर दो। ये शनिवार से जब पीछे 3 दिन जाओगे, कौन सा दिन आपका आएगा? बुधवार। कौन सा दिन आएगा? बुधवार। यानी हमें ये पता हो गया कि 15 अगस्त 2018 का दिन कौन सा था? ये था हमारा बुधवार था, ये था बुधवार दिन। लेकिन सवाल में क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है, ये बताओ अच्छा तुम 15 अगस्त 2017 का दिन पूछा, इसमें भी एक दिन पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये आपका सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष आपका है नहीं, दोनों आपके सामान्य वर्ष है। जब आप पूरा एक साल वापस वहां पे जाते हो, तो हर साल में आपका एक माइनस होता है। तो यहाँ पे आपका एक साल में क्या होता है? एक आपका विषम दिन आपका होता है, पर आपको जो दिन आपका दिया जाएगा उसमें एक आपको माइनस कर देना है। तो बुधवार में जैसे ही आप एक माइनस करोगे, एक दिन आप पीछे जाओगे, माइनस करोगे, क्या निकल के आएगा? मंगलवार। क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे मंगलवार आपका दिन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बच्चा यहाँ पे ये क्वेश्चन वहां पे छोड़ के भी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन कराए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको जब भी एग्जाम लगेगा यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो अपने डेली प्रैक्टिस सेट होगी, इसी टाइम आपकी होगी, तो डेली इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।